Good morning, students. We are going to study about chapter number 6, the making of a scientist. तो आज हम इसकी स्टडी करेंगे कि साइंटिस्ट जो है उसको बनने में यानी साइंटिस्ट बनने में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन सी उसकी हॉबीज होनी चाहिए और क्या क्या उसमें जो थिंग्स हैं वो क्या क्या कंपलसरी हैं। तो ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा। ये इसमें एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है कि भाई साइंटिस्ट किस तरह से बना जाता है। तो इसमें रिचर्ड एब्राइट नाम का एक लड़का होता है। वो अपना शौक़ की वजह से और अपनी लगन की वजह से, अपने तेज़ दिमाग की वजह से एक साइंटिस्ट बन जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सीरियल स्कॉलर अवार्ड, यानी जो रिचर्ड एब्राइट था उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते, यानी बहुत सारे इनाम, यानी उसको रेस्पेक्ट मिला। एंड स्क्रबिंग फ्लो अवार्ड फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और उसके लिए जो ये स्क्रबिंग फ्लो अवार्ड यानी ये अवार्ड भी मिला उसको। तो ये मिला उसको बायोकेमिस्ट्री के लिए और एंड द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। इट वाज हिज fascination फॉर द बटरफ्लाइज। fascination बोलते हैं किसी भी चीज़ की तरफ आदमी अट्रैक्शन होना, यानी बटरफ्लाइज की तरफ उसका जो अट्रैक्शन था उसकी वजह से उसको वो प्राइज़ मिला। दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी उस जिसकी वजह से उसके लिए जो संसार खुला, कौन सा, साइंस का, यानी विज्ञान का एक संसार उसके सामने आ गया और उसने अपने आप को उसके थ्रू यानी उसके द्वारा अपने आप को इतना महान बना दिया कि उसको लोग बहुत बड़े बड़े यानी हस्तियों में शुमार करते हैं। तो आगे रीड एंड फाउंड आउट हाउ डिड ए बुक बिकम ए टर्निंग पॉइंट टू रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, यानी पहला क्वेश्चन इसमें कि एक किताब जो है वो रिचर्ड एब्राइट के जीवन में किस तरह से एक मोड़ लेके आता है, टर्निंग पॉइंट कैसे लेके आता है। तो हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, और उसकी जो माँ है उसकी किस तरह से हेल्प करती है। तो एट एज ऑफ 22 यानी लगभग 22 साल की उम्र में ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑफ ऑन हाउ सेल वर्क्स, यानी जब वो लगभग 22 ईयर्स का था। ए फॉर्मर स्कॉट ऑफ द ईयर यानी साल में जैसे कोई भी पत्रिका जो प्रकाशित होती है जिसमें कोई भी थ्योरी है या कोई भी रिसर्च है वो प्रिंटेड होती है या उसको पब्लिश किया जाता है, तो उसने जब वो पब्लिश उसमें हुआ वो चीज़ जो एब्राइट ने ईजाद की थी, खोज की थी, डिस्कवर किया था, वो एक्सेप्ट द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी, यानी जिससे जो संसार था वैज्ञानिकों का, यानी वैज्ञानिक जो समाज था उसमें हलचल मच गई। किसके कारण, ए न्यू थ्योरी ऑन, यानी एक नया पद्धति थी, यानी एक नई विज्ञान था या नया तरीका था। किसके बाद किसके ऊपर था, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट, ऑन हाउ सेल वर्क्स, यानी जो कोशिका है वो किस तरह से काम करती है। तो रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी, यानी जो वो थ्योरी उन्होंने डिस्कवर की थी उसको रिचर्ड एब्राइट और उसके जो कॉलेज के दोस्त थे, रूममेट थे, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया इन एन आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल में, इन द प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, यानी एक नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में उसको पब्लिश किया, उसके लिए उसने उसको ईजाद किया। तो उसके बाद इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैज एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, यानी वो कहता है कि इट वाज द फर्स्ट टाइम, यानी पहला समय था, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, यानी साइंटिफिक जर्नल यानी साइंस के लिए एक जो आम बात थी कि भाई उसके लिए कोई चीज़ उन बच्चों ने डिस्कवर किया था। हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट, यानी कॉलेज को स्टूडेंट है, यानी कि यानी जैसे इन स्पोर्ट्स, यानी जिस तरह से खेल में या स्पोर्ट्स में, गेम्स में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग प्ले एंड बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी जिस तरह से वो एक मिसाल देता है, एग्जांपल देता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में, इन द गेम्स, कि कोई भी आदमी जब वो
लगभग बड़ी लीग हो, यानी बड़ी भी कोई भी प्रतियोगिता हो, उसमें लगभग 15 साल की उम्र में वो अपना पहला जब रन लेता है बैट से, तो उसको यानी यादगार होता है। फॉर रिचर्ड एब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। यानी उसी तरह से जो एब्राइट था उसके लिए वो एक होम रन से कम नहीं था, और उसकी वजह से उसको अचीवमेंट बोलते हैं, उपलब्धि, यानी बहुत सारे उसने कुछ यानी पल या कुछ चीज़ उसने अचीव की, किन में, इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, यानी विज्ञान में और दूसरे क्षेत्रों में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद द बटरफ्लाइज, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, बटरफ्लाइज से। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ द रीडिंग, यानी पेंसिल्वेनिया, कि वो जो एब्राइट था वो एकमात्र बच्चा था वहाँ पर जहाँ वो रहते थे, उसकी माँ रहती थी, वो अपने फैमिली के साथ रहता था, तो उस जगह पर वो अकेला रहता था। देयर वाजंट मच आई कुड डू देयर ही सेड, यानी उसने कहा अपने बात में, यानी अपने लेक्चर में उसने कहा कि वहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसको मैं कुछ कर सकता था, यानी अकेला। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, यानी वो एग्जाम्पल देता है कि एक बच्चा यानी एक आदमी की जो टीम है, ना तो वो क्रिकेट खेल सकती है, ना फुटबॉल खेल सकती है, ना बेसबॉल खेल सकती है। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, यानी सिर्फ मैं कि आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, यानी वो कहता है कि मैं एक अकेला आदमी या अकेला बच्चा एक फुटबॉल नहीं खेल सकता, बेसबॉल नहीं खेल सकता विद अ टीम ऑफ वन, यानी एक मेंबर के द्वारा। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, यानी वो कहता है कि मेरे परंतु एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था। व्हाट दिस, कलेक्टिंग थिंग्स, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, यानी इसलिए उसने वैसा ही किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा वो करता रहा। बिगिनिंग इन द kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities, यानी लगभग जब उसने शुरुआत की थी स्कूल की, बिगिनिंग इन द kindergarten, यानी जैसे जो प्ले स्कूल होती है उसमें उसने शुरुआत की थी। एब्राइट कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी उन्होंने बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया। विद द सेम डिटर्मिनेशन, यानी उसी पक्के दृढ़ विश्वास के साथ, डिटर्मिनेशन बोलते हैं दृढ़ निश्चय, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, यानी जिसकी वजह से उसकी जो ऑल एक्टिविटीज़ थी, यानी सारी क्रियाकलाप थे, वो सब उसी से जुड़े हुए थे। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, यानी रॉक्स बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर, कंकर, पिबल्स, फॉसिल्स, यानी ये हमारे जीवों के जो अंश होते हैं उनको फॉसिल्स बोलते हैं। एंड द कॉइन्स, और सिक्के। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं खगोलविद, यानी जो रात को तारों के बारे में यानी ज़्यादा रुचि रखता है। तो समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी वो सारी रात तारों को घूरते रहता था, यानी देखते रहता था। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, यानी सबसे पहले यानी उसने जो शुरुआत की थी वो कैसे की थी कि ही हैड ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, यानी उसको बोलते हैं ड्राइविंग क्यूरियोसिटी बोलते हैं, यानी किसी चीज़ को पाने की जो ललक होती है, यानी क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा होती है। अलॉन्ग विद द ब्राइट माइंड, यानी तेज़ दिमाग के साथ। ही आल्सो हैड ए मदर, यानी उसकी एक माँ थी, हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, यानी उसकी जो माँ थी वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को सीखने के बारे में उसको हिम्मत बंधाती थी, यानी उसको बढ़ावा देती थी। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, यानी उसको यात्राओं पर लेके जाती थी। ब्रोट हिम टेलीस्कोप, यानी उसके लिए वो सूक्ष्मदर्शी लेके, यानी वो दूरबीन लेके आती थी। टेलीस्कोप बोलते हैं दूरबीन, जिससे हम दूर की चीज़ को नज़दीक करके देख सकते हैं। एंड माइक्रोस्कोप, यानी सूक्ष्मदर्शी, यानी जिससे हम छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देख सकते हैं उसमें। और कैमराज, यानी फ़ोटो करने के लिए। माउंटेनिंग मटेरियल्स, और जैसे पर्वतों पर चढ़ने के लिए या पर्वतों में काम खुदाई करने के लिए, या कुछ भी छोटी छोटी रॉक्स हैं, फॉसिल से उनको इकट्ठा करने के लिए वो सारी मटेरियल्स वो उसको अवेलेबल कराती थी। एंड अदर इक्विपमेंट्स, और दूसरे औजार। एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और उसको बहुत सारे कई तरीक़ों से उसको हेल्प भी करती थी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल हिज मदर साइड, यानी जो उसकी माँ है उसके बारे में बताती है कि जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं की थी, जब तक उसकी एकमात्र में एक दोस्त थी। कंपेनियन बोलते हैं फ्रेंड, यानी
क्लासमेट। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, यानी उसके बाद में उसके लिए घर पर कुछ दोस्त लाने लगी, यानी उसको खेलने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, यानी उसके एंटरटेनमेंट के लिए। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, और परंतु रात में जब वो हम हर चीज़ से फारिग हो जाते थे, फिर तो हम जो लिखाई पढ़ाई थी यानी हम लर्निंग साथ साथ करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, यानी जब रिची थर्ड ग्रेड में था तो उसके जो पिता थे वो एक्सपायर हो गए, तो वो कहते हैं कि यही अब मेरा सारा जीवन था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल, यानी वो रिची और उसकी जो माँ थी वो हर शाम को अपने जो कमरे में डाइनिंग रूम में उसी टेबल पर बैठकर गुजारते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, और वो कहते हैं कि अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं होती थी करने के लिए तो आई फाउंड वर्क फॉर हिम, और मैं उसके लिए काम तलाश कर देती थी, यानी मैं उसके लिए काम बताती थी। नॉट फिजिकल वर्क, यानी ऐसा नहीं था कि भाई उसमें शारीरिक जो वर्क था यानी हार्ड वर्क था वो बताती थी, बट लर्निंग थिंग्स, यानी सीखने के लिए चीज़ें थी। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि ही लाइक्ड इट, और वो उसको पसंद करता था। ही वांटेड टू लर्न, यानी वो भी सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, यानी उसने सीखा, क्यों? क्योंकि उसने किया था। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, यानी जब स्कूल में जब मार्क्स आते थे तो उसको हमेशा टॉप ग्रेड्स वो गेट करता था, प्राप्त करता था। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड, यानी जो उसकी माँ है वो क्या कहती कि वो स्कूल में हर बच्चे की तरह नॉर्मल रहता था, जैसे कि और बच्चे रहते थे वो भी रहता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, यानी जो वो उस समय की बात बताते जब वो सेकंड ग्रेड में था, यानी सेकंड क्लास में था। एवराइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, यानी अपने जो आसपास का जो इलाका था, कस्बा था, उसमें लगभग उसने 25 स्पीसीज यानी लगभग 25 प्रजाति की जो बटरफ्लाइज थी, तितलियाँ थी, उनको इकट्ठा कर लिया था। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, यानी वो कहता है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी बटरफ्लाइज कलेक्टिंग का जो मेरा हॉबीज़ है, मेरा जो शौक़ है वो ख़त्म हो जाएगा। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक, उसके बाद वो कहता है कि मेरी माँ मुझे एक बच्चों की किताब लेके आती है, कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी ट्रेवल बोलते हैं यात्रा को, ऑफ मोनार्क 10, यानी मोनार्क एक बटरफ्लाइज का नेम है, यानी जो बटरफ्लाइज है मोनार्क उसका जो ट्रेवल है यानी उसका जो आवागमन है, चलना है, यानी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाती है, कैसे जाती है और क्यों जाती है। दैट बुक, वो किताब, विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, माइग्रेट बोलते हैं स्थान को चेंज करना, यानी प्लेस चेंजिंग ऑफ प्लेसेस, यानी जो मोनार्क बटरफ्लाइज थी वो माइग्रेट करती थी, वहाँ से छोड़ के आती थी, कहाँ से? टू सेंट्रल अमेरिका, यानी सेंट्रल अमेरिका से। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, यानी उस छोटे से कलेक्टर के लिए, यानी इकट्ठा करने वाले के लिए, और ईगर बोलते हैं उत्सुक, क्यूरियोसिटी वाला बच्चा जो था वो हर चीज़ में क्यूरियोसिटी उसकी होती थी, तो इसलिए उसने उसके लिए उस किताब ने एवराइट के लिए एक संसार खोल दिया, किसका? साइंस का। एट द एंड ऑफ द बुक, यानी जब वो किताब ख़त्म होती है यानी वो फिनिश होती है, रीडर्स वर इन्वाइटेड, यानी जो पढ़ने वाले हैं उसको इनवाइट किया जाता था, टू हेल्प स्टडीज बटरफ्लाइज माइग्रेशन, यानी बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेशन करती हैं, उसकी स्टडी में हेल्प करने के लिए उनको इनवाइट किया जाता था। देवर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च, यानी उनके लिए कहा जाता था कि जो बटरफ्लाइज में आपको टैग लगाना है, टैग यानी निशान लगाना है, साइन करना है, उसको टैग लगाना है, बाय डॉक्टर फ्रेडरिक, यानी किसके द्वारा? डॉक्टर जो फ्रेडरिक था उसके द्वारा उन बच्चों को इनवाइट किया जाता था कि वो बच्चे हमारे रिसर्च में मदद करें। फ्रेडरिक आर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द टोरंटो, टोरंटो जो यूनिवर्सिटी थी उसका जो प्रोफेसर था। कनाडा एब्राइट्स, टोरंटो जो कनाडा में हुआ, तो एब्राइट्स मदर वॉट टू डॉक्टर आर्कहार्ट, यानी जो एब्राइट की जो माँ थी उसने डॉक्टर आर्कहार्ट को लिखा। एंड सोन एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क, यानी इस तरह से जो
एब्राइड था उसको काम दे दिया गया और वो आसानी से उन तितलियों के पंखों में टैग यानी निशान लगाने लगा। तो एनीवन हु फाउंड ए टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर अर्कहार्ट। यानी जिस तरह से अगर वो उसका कहा जाता कि किसी भी बच्चे को कोई भी टैग वाली जो तितली है यानी निशान की जो तितली है वो मिलती है तो उसको डॉक्टर अर्कहार्ट के पास लेके जाए और उसको उसको सौंप दे, यानी यही काम उन बच्चों को दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे इसमें पढ़ेंगे, तो इसको आपको स्टडी करनी है खुद से।